देखना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है ना। विद्युत धारा का, निकल बाहर निकल, बस छोड़ दे। ठीक है, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, हम कल बताए थे ना, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते थे हम लोग किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। हम बताए थे कल कि भैया चालक के जो प्रतिरोध के विरुद्ध जो कार्य करता है उसका वैल्यू बराबर होता है किसके वैल्यू से? चुंबकीय विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के परिमाण, है ना। ये कथन बताए थे ना। आज उसके परिमाण को चलो खोजते हैं कि कैसे उसके विरुद्ध कितना कार्य, क्या कार्य होता है ना। हम बताए थे कि विद्युत धारा से ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट निकलती। हम बताए थे कि भाई अब एक तार का एग्जाम्पल लेके बोले थे, पतला तार, रेसिस्टेंस ज्यादा, उसका यूज तुम करोगे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, हैवी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो आवेश है वो किसके विरुद्ध काम करेगा? प्रतिरोध के विरुद्ध, क्योंकि इसमें हैवी प्रतिरोध होगा, हाई प्रतिरोध। एरिया कम तो प्रतिरोध ज्यादा, उसमें करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? हीट उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से आपका तार ज्यादा हीट उत्पन्न होने की वजह से गल जाता है ना। तो यहाँ देहात के भाषा में क्या बोलता है? लोड नहीं लिया, उड़ गया, ऐसा सब शब्द सुनते होगे। लेकिन हीटिंग इफेक्ट सब चालक के अंदर होता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। किसी में ज्यादा हो जाता है तो जाके ऐसा घटना घटित होता है। ठीक है, ये एक हम परिपथ तैयार किए ना। इसमें एक चालक ले लिए, रेसिस्टर। पी क्यू क्या हो गया? मेरा चालक हो गया। पी क्यू क्या हो गया? चालक हो गया। पी क्यू रेसिस्टर है ना मेरा, आर ये रेसिस्टर है, इसको हम चालक ले लिए पी क्यू को। ठीक है, अब उसमें धारा आई को प्रवाहित किया जा रहा है। आई धारा दर्शाती है ना, प्रवाहित किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इस पे कैसे क्या उत्पन्न होता है। अगर पी क्यू पे, चालक पे टी समय तक आई धारा प्रवाहित किया गया, मेरी बात को समझना थोड़ा मैथमेटिकल टर्म। टी समय तक, अब समय कुछ भी है, टी मान लिए, टी समय तक आई धारा प्रवाहित किया गया इस चालक में, पी क्यू। तो कितना आवेश का प्रवाह हुआ ये निकालने के लिए Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी होगा कि नहीं होगा? Q इक्वल टू आई टी क्यों होता? पता है ना, ये फॉर्मूला होता है आवेश इक्वल टू विद्युत धारा गुना समय। कितने समय में कितना विद्युत धारा गया है वही होता है आवेश। बात समझ में आया? अब क्या होता है कि अब जो वर्क डन हुआ मतलब क्या? पी क्यू के बीच में जो वर्क डन हुआ भी निकालने के लिए, इस भी के लिए भाई साहब विद्युत पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वर्क डन होगा ना। V इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई Q भी, सॉरी Q इंटू V, है ना। हम W क्यों लिए? V तो, अरे V तो लिए है, V इक्वल टू W बाई Q होता है। V इक्वल टू W बाई Q होता है। विद्युत विभवांतर मेरा बराबर वर्क डन बटे आवेश। हमको वर्क डन में चाहिए, हमको क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से उसमें प्रभाव में कहा गया है उसके विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। यहाँ बोला गया है ना कुल कार्य के बराबर होता है, तो कार्य निकालना है। हम क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो यानी कि W से हम निकालेंगे, W निकालेंगे, कार्य है तो W इक्वल टू वी क्यू होगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे कि इस Q का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू आई टी इंटू बी, आई टी इंटू बी। ओम के नियम से भी, ओम का नियम क्या बोलता है? ओम के नियम में हमें क्या प्राप्त है? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, याद है ना? क्यों नहीं बोलता फिर? है तो यार, V इक्वल टू आई आर होता है। ओम के नियम से V का मान क्या होता है? आई आर, है ना। यानी कि भैया V के जगह क्या आ जाएगा? आई आर। पहले से आई टी था ही, अब V के जगह क्या आ गया?
आई आर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी नहीं हो जाएगा, ये डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगी, होगा ना। अब मुद्दा ये उठती है कि वर्क डन तो निकल गया आई स्क्वायर आर टी। अब क्या होता है, अतः टी समय में प्रतिरोध आर को पार करने में विद्युत धारा आई द्वारा चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा जो है इसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। यानी कि W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि वर्क डन के बराबर होगी क्या, हमारा संचित ऊर्जा, जिसको यू से हम लोग आंतरिक संचित आंतरिक ऊर्जा, जिसको हम लोग किससे हम लोग डिनोट करते हैं, यू से, यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही ऊर्जा संचित जब होती है तो क्या पता करती है, हिट। बात समझ में आई ना। तो जो अभी तो बता है उसके अंदर जो आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ना उसको डिनोट करता है यू, और उसी की वजह से क्या उत्पन्न हो रही है, जाहिर सी बात है उसी को डिनोट कर रहे हैं हम यू से। एक शब्द में कह सकते ही नहीं, ध्यान से समझना है, इन्हें की जबरदस्ती देख रहे हैं समझ रहे हैं, डिटेलिंग जाके समझना। हम बोले थे ना परिभाषा में कि भाई उसके यानी कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण, उत्सर्जित ऊष्मा का जो परिमाण है उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होगा। यहाँ पे बराबर कुल कार्य के कौन है, ये ना, यानी कि ऊष्मा का परिमाण कौन निकाल के देगा, यही ना, नीचे वाला। बात समझ में आई। इस डेरिवेशन को समझना है। इस डेरिवेशन में हम क्या किए, किसी भी चालक में टी समय तक विद्युत धारा प्रवाह हुआ तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, कितना आवेश प्रवाह हुआ, Q इक्वल टू आई टी समय तक। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे कि भैया परंतु चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर V के अधीन ले जाने में कितना कार्य किया करना पड़ा। अब Q आवेश को जो है इस सिरे से इस सिरे ले जाने के V के अधीन कितना कार्य करना पड़ा, तो W इक्वल टू QV, W इक्वल टू QV। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से ये दो समीकरण मिला, इस दोनों समीकरण से सॉल्यूशन आगे बढ़े तो यहाँ IT इंटू V आया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पुट कर दिए, Q का मान। अब ओम के नियम से आई स्क्वायर आर टी आया, क्योंकि यहाँ पे V का मान पुट कर दिए आई आर, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, है ना। आफ्टर दैट हमें ये पता प्राप्त हुआ। यही हमारा परिमाण है किसका, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण। कोई दिक्कत, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमेशा याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछा कि विद्युत धारा का ऊष्मा का परिमाण क्या होता है, तो U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। भाई साहब ये कैसे हुआ, तो एक परिपथ बनाएगा, परिपथ में सबसे पहले जो है ना एक चालक लगा देगा, जैसे कि हम रेसिस्टर को लगा दिए। चालक लगाने के बाद जब उसमें बता देगा कि भैया टी समय तक इसमें आई विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तो कितना आवेश का प्रवाह हुआ, Q इक्वल टू आई टी, समीकरण 1। अब फिर क्या करेंगे कि भैया उसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, विभव नापने के लिए। तो हम लोग कहेंगे कि Q आवेश जो है एक सिरे से दूसरे सिरे जाने तक में विद्युत विभव के अधीन कितना कार्य किया, विद्युत विभव के अधीन मतलब इसके विरुद्ध कितना काम किया, W इक्वल टू QV। वहां से फिर हम लोग क्या निकाल देंगे, W, और W के बराबर कौन हो जाएगा, U। आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, अपने अंदर क्या उत्पन्न करता है, आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न करता है कोई भी चालक, और उसको वही क्या हो जाता है, हिट। वही क्या हो जाता है, हिट। उसी ऊर्जा की वजह से क्या हो जाता है, हिट उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग पे ए मीटर इस लगा दिए, तुमको दिक्कत लग रहा है क्या, हटा दो, हटा दे, नहीं दिक्कत लग रहा है, लो हटा दी, हम लगा दिया यार। अब तुम्हारे बल्ब में अब स्विच काहे लगा दिया, अभी सोच के तुम मरते रहेगा। तो विद्युत धारा नापने के लिए कितना विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, पहले भी लगा सकते, हाँ लगा सकते थे, कौन बोला कि नहीं लगा सकते, लगा सकते थे। तुमको तकलीफ दे रहा था तो हम हटा दी, अब नहीं दे रहा ना तकलीफ, नहीं। अरे विद्युत धारा भी तो नापना है, अब परिपथ बनाया तो एमीटर भी तो देंगे, कहीं तो आई का मान रखेंगे तो कैसे रखें,
विद्युत धारा तो नापेंगे एमीटर से, वो तो दिखाना पड़ेगा ना कि एमीटर लगा रखे हैं, वही हमको बताया हाईकमान। बात समझ में आएगी नहीं? अब आते हैं निम्नलिखित 3 नियम से प्राप्त होता है क्या हमारा ये वाला चीज, इसको 3 नियम से प्राप्त किया जा सकता है। कितने नियम से प्राप्त किया जा सकता है? 3 नियम से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, किसी निश्चित समय में निश्चित समय t में किसी निश्चित प्रतिरोध R वाले चालक में उत्पन्न हुई उष्मा का परिमाण U उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। सीधी सी बात बोल रहा है, इसको बिठाए। बोल रहा है किसी निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय में, समय निश्चित है, किसी निश्चित प्रतिरोध में, प्रतिरोध भी निश्चित है, वाले चालक में उत्पन्न हुई उष्मा, है ना, कोई चालक का समय भी निश्चित है और प्रतिरोध भी निश्चित है, उसमें जो उष्मा उत्पन्न हुई, उष्मा जो उत्पन्न हुई उसका परिमाण U होगा, जाहिर सी बात अभी बताएं, U उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको बराबर में करेंगे तो कुछ तो आएगा कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा R और T यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, निश्चित होगा। बात समझ में आ रही है? देखो समझना, यहाँ पे बोल भी दिया है कि भैया T समय में किसी चालक में निश्चित समय T और निश्चित प्रतिरोध R जब उस चालक में उत्पन्न उष्मा का परिमाण यानी कि U I को इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी कि जब निश्चित समय रहेगा और निश्चित प्रतिरोध रहेगा तो उसमें उत्पन्न उष्मा किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि I स्क्वायर। दूसरा टर्म बोलता है किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय T में उत्पन्न उष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब एक चीज को और ध्यान से सुनना, अब यह क्या बोला है, किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा, अब निश्चित विद्युत धारा है, अब धारा विद्युत धारा निश्चित है और समय निश्चित है, तो इसमें क्या होता है कि भाई साहब हमारा जो उसमें उत्पन्न उष्मा होता है वो किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध के, यानी कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जहां पे I और T क्या होगा, निश्चित होगा, नियत होगा। I और T क्या होगा, निश्चित होगा। बात समझते चल रहा है? खेला तो इसी पे है ना, I स्क्वायर RT पे ही तो खेला है, I RT पे ही खेला है ना। U इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT, खेला तो इसी 3 पे है। अगर एक जो है दूसरे के समानुपाती हो रहा है तो 2 को नियत होगा, वो तो दोनों कांस्टेंट होगा। सीधी बात समझना। अगला, किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा का परिमाण धारा प्रवाह के T के समानुपाती होता है। अब क्या बोल रहा है कि एक ही प्रकार का विद्युत धारा जो है ना भिन्न भिन्न समय में दिया जा रहा है, मतलब समय अब अलग अलग हो रहा है, भिन्न भिन्न समय में प्रवाहित किया जा रहा है ना। बात समझ रहा? अभी हम 5 सेकंड प्रवाह किए, फिर अगला 10 सेकंड तक प्रवाह करेंगे, भिन्न भिन्न समय में हम प्रवाह कर रहे हैं और सेम प्रतिरोध है, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जहां पे I और R क्या होगा, I और R निश्चित होगा। बात समझ में आ गया? इससे क्या प्राप्त हुआ है, इससे क्या प्राप्त होता है कि भाई हमारा ये जो टर्म निकाल के दिए 3, ये 3 नियमों से प्राप्त होता है ना। 3 ये नियम है, U इक्वल टू I स्क्वायर RT, हम बताए 3 नियमों से प्राप्त किया जाता है। ये 3 तरीका, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, कहने का मतलब क्या भाई, U I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कब होगा, जब निश्चित समय में निश्चित प्रतिरोध जो है किसी चालक में जो उष्मा उत्पन्न हो रहा है ना, अगर उसमें उष्मा उत्पन्न होने का वजह कोई निश्चित समय तथा निश्चित प्रतिरोध है,
तब उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इस कथन को थोड़ा ध्यान से रखना है ना, लिखने का मन करे लिख लेना। आई आर और टी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, बात समझ में आ रहा। दूसरा पॉइंट, जब जो है U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब क्या भैया, आप प्रतिरोध आपका यहाँ पे क्या निश्चित है, विद्युत धारा निश्चित है और समय निश्चित है। किसी सेम विद्युत धारा मतलब निश्चित विद्युत धारा को निश्चित समय तक प्रवाहित किया गया, तब क्या होता है उसमें उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव जो होता है उसका जो परिमाण होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, सीधा समानुपाती होता है किसके, R के। मतलब करने का मतलब ये हो गया भाई साहब कि जब R और T नियत था तब I के वर्ग पे डिपेंड करता था। अगर इसके विद्युत धारा का वर्ग को बढ़ा दिया जाए तो आपका ऊष्मा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या कांस्टेंट है, समय और रेसिस्टेंस, प्रतिरोध कांस्टेंट है, वो निश्चित है, वो कुछ हिल डुल नहीं रहा है। अब ऊष्मा बढ़ेगा या घटेगा तो किस पे निर्भर करता है, विद्युत धारा के वर्ग पे निर्भर करता है। यहाँ पे विद्युत धारा और समय निश्चित है, विद्युत धारा और समय निश्चित है कि भैया निश्चित समय में निश्चित विद्युत धारा जा रहा है, तो वहां पे क्या चीज डिपेंड करेगा, प्रतिरोध। अगर आप प्रतिरोध बढ़ा दीजिए तो ऊष्मा बढ़ जाएगा, अगर प्रतिरोध घटा दीजिए, अब मान के चलो ये तार यूज कर लिए, प्रतिरोध बढ़ गया ना, ये पतला वाला तार ले आए हम और निश्चित समय में निश्चित विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो आराम से जा रहा है। अब उसमें प्रतिरोध बढ़ गया है ना, पहले दूसरा वायर था, मोटा वाला वायर था, उसमें सेम करंट दे रहे थे हम, सेम करंट को पास कर रहे थे, सेम टाइम ले रहा था यहां से वहां जाने में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम उस तार को बदल के ये पतला वाला तार लगाए, क्या होगा, तार उड़ जाएगा, क्योंकि सेम करंट को सेम टाइम में प्रवाह कर रहे हैं उस तार द्वारा। लेकिन वहां पे क्या हो गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया, क्या बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया। इसलिए जब I और T निश्चित हो तो डिपेंड कर जाता है ऊष्मा किस पे, रेसिस्टेंस पे। ये उदाहरण से समझा, I और T सेम करंट पास कर रहे हैं दोनों तार में, एक तार जो है इजी पास कर जाएगा मोटा वाला तार, और एक पतला वाला तार जो है ना उड़ जाएगा, मतलब गल के गिर जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या है, सेम करंट को सेम टाइम में हम पास कर रहे हैं, सेम विद्युत धारा को सेम समय लग रहा है पास दोनों तार में। लेकिन एक तार में मोटा वाला में रेसिस्टेंस कम था, क्योंकि हम सब जानते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आपका एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। इसका तो मोटा वाला तार का एरिया ज्यादा और पतला वाला तार का एरिया कम, मतलब कि भाई साहब सेम विद्युत धारा सेम समय, लेकिन फर्क किसका हो गया, रेसिस्टेंस का। इसमें रेसिस्टेंस कम था और इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया। इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ तो हीट ज्यादा हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। समझ में आई बात को, अच्छे से समझ गए। अब चलो तीसरा टर्म में, जब I और R निश्चित है मतलब सेम प्रतिरोध है, यानी कि सेम प्रतिरोध है तो कुछ सेम तार होगा, तार भी तो सेम होगा, तो प्रतिरोध सेम हो गया, तार तो सेम होगा। अगर तार को पतला मोटा कर दिए तो प्रतिरोध तो बदल जाएगा ना, तो प्रतिरोध सेम है, इसका मतलब क्या भैया, निश्चित है, मतलब दोनों जो परिपथ हम बनाए हैं उसमें मोटा तार का यूज किए। अब उसमें सेम करंट भी पास कर रहे हैं, सेम करंट भी पास कर रहे हैं, तब डिपेंड किस पे कर जाता है, समय पे। अगर हम उसको इतने सेकंड में मतलब 5 सेकंड में इतना मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम दे रहे हैं, इसमें 1 सेकंड में 2 कूलम दे दिए, 3 कूलम दे दी, तो हीट कहाँ बढ़ेगा, मेरी बात को समझो, हीट कहाँ बढ़ेगा। अरे यार, अरे बोलो ना मुझसे, हीट किस में बढ़ेगा, जिसमें हम ज्यादा कूलम आवेश जा रहा है। आप कहेगा कूलम कैसे प्रभाव होगा। अब एक 2 परिपथ बनाए हैं, दोनों में रेसिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, एक में बल्ब लगा दिए, अब ये जो दूसरे में लगा दिए कोई हम फ्रिज, तो प्रवाह विद्युत धारा का सबसे ज्यादा फ्रिज वाले में लेगा कि नहीं लेगा। अब उतना ही समय, उतना ही धारा, उतना ही प्रतिरोध, लेकिन क्या कर दिया भाई साहब, उसके वजह से उपकरण जो वहां लगा हुआ है कुछ भी लगा, समय जो है बढ़ गया, समय जो है बढ़ गया। उससे क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट हीट जो है ज्यादा हो गया, है कि नहीं। हीट ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि हमारा समय बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा।
अब भैया अब मेरा करंट है, मेरा विद्युत धारा और प्रतिरोध बराबर है, दोनों चीज, दोनों परिपथ। सॉरी हम उल्टा बोल दिए थे, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल ही उल्टा बोल, दोनों में विद्युत धारा और प्रतिरोध सेम। अब क्या होता है, एक एग्जाम्पल बताते हैं। हीट कब होता है? जब कम वोल्टेज किसी चीज में प्राप्त हो रहा होता है। मेरी बात को समझना, जब कम वोल्टेज किसी चीज में प्राप्त हो रहा होता है, कम वोल्टेज, वो चीज ना हीट हो जाती है। तो देखा होगा पंखा में कम वोल्टेज में रन कर रहा है तो वो ज्यादा हीट हो जाती है। मतलब क्या, उसमें जो उस आवेश का मतलब उस धारा का प्रवाह हो रहा है वो ज्यादा समय ले रहा है दूसरे परिपथ के मुकाबले। बात को समझ रहे हो, वो ज्यादा समय ले रहा है। वहां तक अगर 1 कूलम आवेश ये 1 सेकेंड में कर दे रहा है तो ये 1 कूलम आवेश को ज्यादा समय ले रहा है, 1 सेकेंड से भी कम। नहीं समझे? नहीं समझे? अबे बोलो ना मुंह खोल के। अबे 2 परिपथ है ना, 2 परिपथ है। इसमें क्या होता है कि 1 कूलम आवेश जो है 1 सेकेंड में प्रवाह हो जा रहा है, लेकिन विद्युत धारा 1 एम्पियर, सॉरी कूलम मत बोलो, विद्युत धारा है ना सेम है, 1 एम्पियर 1 सेकेंड में हो जा रहा है। यहां भी 1 एम्पियर कितना सेकेंड में, उससे कम, इससे कम, मतलब 1 सेकेंड ना लेके 0.2 सेकेंड ले रहा है। अरे 0.8, उससे ज्यादा समय ले रहा है ना, 0.2 करते हैं, 5 सेकेंड ले रहा है मान के चलो। ये 1 सेकेंड में 1 एम्पियर भेज रहा है, ये 1 एम्पियर को भेजने में 5 सेकेंड ले रहा है, सॉरी इससे ज्यादा ले रहा है। हम भी कंफ्यूज हो गए, तुम लोग को कंफ्यूजन में, मतलब इतना समझाने के बाद भी नहीं समझता, हम ही कंफ्यूज हो जाते है ना। 1 एम्पियर को 1 सेकेंड में प्रवाह कर दे रहा है कोई, अब कोई जो है भाई साहब 1 एम्पियर को 5 सेकेंड में, मतलब समय आपका बढ़ गया, समय बढ़ गया, करंट कम पास हो रहा है, तो वो परिपथ क्या होगा? हीट होगा। क्या होगा? हीट होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब एक दूसरे चीज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? भैया हमारा U जो है I² पे डिपेंड कर रहा है जब हमारा R और T क्या है? निश्चित है। U जो हमारा R पे डिपेंड कर रहा है जब हमारा I और T क्या है? निश्चित है। U हमारा T पे डिपेंड कर रहा है जब हमारा क्या है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बढ़िया।